हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज मैं आई हूँ आपसे पेपर वन की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए कि यूजीसी नेट में जो पेपर वन होता है, जो कॉमन हमारा होता है, सारे सब्जेक्ट्स में आता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी से हम इसको टैकल कर सकते हैं, इसको क्रैक कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको अपना एक इंट्रो देना चाहूंगी छोटा सा, कि मैंने यूजीसी नेट 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है। पहला मेरा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में क्वालिफाई हुआ था, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, और कुछ 2-4 क्वेश्चन से रुक गया था जेआरएफ। एंड देन आफ्टर आई परस्यूड माय एमबीए एंड फिर मैंने मैनेजमेंट सॉरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से भी अपना नेट क्वालिफाई किया है, तो मैंने 2 टाइम्स किया हुआ है, और वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, और 2 क्वेश्चन से ज्यादा रुका हुआ है। सो जो पेपर वन की स्ट्रेटजी है, उसको मैं डिस्कस करने के लिए आ जाई हूँ कि पेपर वन में ऐसा क्या रहता है जो हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, जो हमारे लिए स्कोरिंग हो सकता है, हमारे लिए रैंक ओरिएंटेड हो सकता है। देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसमें कितनी हमारी यूनिट्स आती हैं, हमारा कोर आइडिया क्या रहता है, कैसे हम थीम्स को पहचान सकते हैं, और कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनका क्या रूल रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, यही सारी चीजें हमें अपनी पूरी वीडियो में डिस्कस करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन क्या होता है, 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है आपको। आप गेस भी कर सकते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें नहीं आ रहे होते हैं, वो गेस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो गेस नहीं कर सकते, तो इसका एडवांटेज मिलता है। इसके साथ ही अगर हम पेपर वन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारे लिए रैंक बूस्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेपर टू होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब सब्जेक्ट के ऊपर तो सबकी कमांड होती है, लेकिन जो पेपर वन है उसके ऊपर सबकी कमांड नहीं होती है। जनरली लोग कभी कभी बहुत पढ़ के या नहीं जाते हैं पेपर वन को, ऐसे ही चले जाते हो। अगर आप पेपर वन को भी पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली आपका जो जेआरएफ है वो हो सकता है। दूसरी चीज, कुछ चीजें हमारे माइंडसेट को जो शिफ्ट ना होने दो, उनको ध्यान रखना। जैसे आपको रिसोर्स अपना एक ही रखना है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट्स के डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, कि रिवाइज करने की जगह आप डिफरेंट रिसोर्सेज को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक ही चीज के लिए डिफरेंट लेक्चर्स नहीं देखने हैं। आपने एक टीचर को पकड़ा है, आप उसी से समझिए, अगर समझ में आ गया तो उसी को बार बार कंटिन्यू करिए, रिवीजन करिए उससे। ऐसा नहीं करना है कि एक ही टॉपिक के ऊपर आप आज इनकी वीडियो देख रहे हो, कल उनकी वीडियो देखो, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, सारी चीजों को रिवाइज भी नहीं करना है। आपको जो लगता है आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका वीक पोर्शन है उसे बार बार रिवीजन की जरूरत है, तो उससे रिवाइज करना है। ये कुछ हमारी टिप्स रहते हैं, एग्जाम टिप्स रहते हैं। इसके साथ ही अब जानेंगे हम लोग कि हमारा सिलेबस क्या है। जब तक हम सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक हम एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन रहता है कि हमारा सिलेबस क्या है, डिक्शन नेट क्या देता है क्वेश्चन। सो हमारा जो पेपर वन है, इसके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, आईसीटी है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन है, हायर एजुकेशन सिस्टम है। मतलब सो ये सारे कुछ यूनिट्स हैं जो हमारे पेपर वन में आते हैं। सबसे बोला जाता है कि 5 तक क्वेश्चन आता है, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाता है, बट हम लोग इतना क्लियर नहीं कह सकते हैं कि हाँ हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी यूनिट 7 to 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी से 2 से 3 क्वेश्चन ही आ जाते हैं। अब इसमें से मैं इजी किसमें कहूंगी। देखिए, कम्युनिकेशन काफी इजी यूनिट है, काफी स्कोरिंग यूनिट है, आता ही आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, आप आसानी से इसको, मेरे हिसाब से 1 वीक इनफ है पढ़ने के लिए। आप आसानी से इसकी जो बाइकर्स है उससे देख सकते हो कि कहाँ से कौन सी टिप्स निकल रही है और क्या क्वेश्चन आ रहा है। वही बार बार रिपीट होता है, आप अच्छे से टैकल कर सकते हो। इसके साथ ही जिन लोगों का मैथ्स स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, उनके लिए ये दो यूनिट, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत ईजी हो जाता है। वो थोड़ा सा भी स्ट्रांग है तो इससे आपका देखिए 15 क्वेश्चन तो बन गया, 30 मार्क्स बन गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती, कॉमन सेंस से कर सकते हैं। इसमें जो पेपर वन है बेसिकली कॉमन सेंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ थियरी में समझ में आए। आप अगर पीवाईक्यू लगाओगे ना तो आपको एक थीम समझ में आ जाएगा कि हाँ इससे ये निकल रहा है, इस क्वेश्चन से इससे ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, और ये कॉमन सेंस से हो जाएगा। तो आपको खुद की कैपेबिलिटी पता चल जाएगी कि हाँ कौन सी यूनिट में अपने कॉमन सेंस से कर सकती हूँ और थोड़ा पढ़ के भी हो जाएगी, और कौन सी यूनिट के लिए मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हायर एजुकेशन है,
और ये पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें रहती हैं जो मुझे सीखनी पड़ेंगी, मुझे देखनी पड़ेंगी, मुझे याद करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। बट अगर आपको मैथ्स रीजनिंग में स्ट्रांग है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट डे में इसको देखना पड़े, ठीक है। लेकिन ये लास्ट डे आपको देखना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है। बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन ईजी लगेगा, बहुत सारे को डिफिकल्ट लगेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी देखनी है, आपको कैपेबिलिटी को पोस्ट लगाना है उसमें कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या चीज इजीली समझ पा रहे हो, क्या चीज इजीली नहीं समझ पा रहे हो। तो उसको जानना सबसे पहले जरूरी होगा। ये 10 मिनट्स हमने जान ली, इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। द पीवाई की फर्स्ट फॉर्मूला, इससे आगे मैंने क्या लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने सिलेबस देखा, जस्ट आफ्टर मैंने प्रीवाइक्यूस को सॉल्व करना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रीवाइक्यूस को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि किस यूनिट से मुझे कितना पढ़ना चाहिए, मैं क्या पढ़ सकती हूँ, क्या मुझे बिना पढ़े ही आ जा रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे जो एनालाइज कर पाई मैं, वो पीवाईक्यू से ही कर पाई। तो पीवाईक्यू से मेरे को पहला फॉर्मूला था जिसके थ्रू मैं नेट फर्स्ट सिस्टम में कर पाई। ठीक है, पीवाईक्यू स्कैन करने से क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट गैप होता है वो पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, किस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पे रिवीजन की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर करने के लिए पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना भाई बहुत जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे लिए तो ये रामबाण है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट, अच्छा, अब प्रायोरिटाइज कैसे करें यूनिट्स को, कि हमारे 10 यूनिट्स से किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, तो इसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है। सो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ये रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, हायर एजुकेशन है, रीजनिंग है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आती है, और साथ साथ में ये जो पैटर्न होता है, जो पीवाईक्यू का पैटर्न होता है ना, वो उसमें ज्यादा चेंज नहीं हो, ठीक है। इसके साथ अगर मैं थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो हम डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो ये हायर रिटर्न के यूनिट्स हैं, ये काफी अच्छे होते हैं। तब हमने अगर पीवाईक्यू देख लिया है तो हमारा हो जाना है 100% श्योर। उसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ये ऐसे यूनिट्स है जिनके ऊपर हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग तो जरूर है। अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग स्ट्रांग है, ठीक है, इन लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। तो इसमें एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस अगर हम डेली बेसिस पे भी सॉल्व करते रहे ना, प्रैक्टिस करते रहे, तो एग्जाम आने तक हमारा डेफिनेटली हो जाता है और अच्छा स्कोरिंग होता है, अच्छा स्कोर करते हैं हम इसको। इसके अलावा एक्यूरेसी बिल्डर्स भी है, जिनमें एक्यूरेटली आंसर्स पता होने चाहिए, जिन्हें याद करना पड़ता है, रटने वाला होता है। जैसे कि इन्वायरमेंट है उसमें, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आप समझ के कर सकते हो, बहुत इजी रहता है। कम्युनिकेशन भी इजी है, लेकिन इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है ना, ये इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, ये दो यूनिट ऐसा होता है जिसमें आपको अच्छे से याद करना पड़ता है, बहुत सारा फैक्ट्स रहता है, ठीक है। तो इसको याद करने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसे तो याद करना पड़ेगा। लेकिन कुछ यूनिट्स में आप याद नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तब के क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, बहुत सारा क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल भी आता है, जो बहुत सारा थ्योरी से आता है। तो थ्योरी से अलाइन जो क्वेश्चन होता है ना, वो कॉन्सेप्चुअल होता है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया है, तो उसके जो प्रैक्टिस है, आप इसको सॉल्व करते करते आपको आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन है ना, इसमें बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्चुअल बेसिस पे बनते हैं, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको प्रायोरिटाइज करनी है अपनी यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा कि यूनिट को कैसे खत्म कर रहे हैं। जैसे हमने रिसर्च एप्टीट्यूड को लिया, एग्जाम्पल दिया मैंने कि मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड को लिया है, तो मैं क्या करूँ, पहले दिन तो मैं क्या करूंगी, 30 से 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, थ्योरी देखी विदाउट स्टडिंग थ्योरी, थ्योरी बाद में देखनी है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैप करना है कि आपको कौन सा वीक है, आपको कौन से क्वेश्चन गलत हो रहा है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं फिर डे थर्ड में आप क्या करोगे, उनके टारगेटेड लेक्चर देखे थे, उनके कंसाइज नोट्स देखे थे। उसके बाद डे फोर में फिर से एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो इससे क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है क्वेश्चन, कहाँ पे वीक है, कहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, कहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो है स्ट्रेटेजी आप आफ्टर 7 डेज फिर से करोगे, फिर से फाइनल रिविजन के लिए करोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आप क्लियर रहो कि आपको ये ना लग पता चले कि हाँ इतना बर्डन लग रहा है मुझे, पेपर वन ही नहीं सॉल्व हो रहा, मैं तो पेपर टू में ही पढ़ता रह गया, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ना लगे लास्ट मोमेंट पे, आपको सारी चीजें क्लियर हो। ओके।
धीरे धीरे होता जाएगा, आराम से होता जाएगा। आपको बस टेंशन नहीं लेना है। हर डे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते रहना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूरी है, वाईक्यू जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। ओके, फिर आ जाता है हमारा लो कॉस्ट रिसोर्स, जिसके लिए हम आए थे। ये ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं जिनसे हम फ्री में तैयारी कर सकते हैं। कोर्सेज तो भाई बहुत महंगे हैं, यूट्यूब पे सबको पता है कि अगर हम कोर्स लेने जा रहे हैं तो 2,500 से नीचे तो नहीं है कोई भी कोर्स। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, आप अगर करना चाहो तो फ्री रिसोर्सेज से ही ये क्रैक हो जाएगा एग्जाम। बहुत इजी एग्जाम है बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, मेरे अकॉर्डिंग तो काफी इजी एग्जाम है। तो कुछ फ्री रिसोर्सेस हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो, जिनसे मैंने पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करना है, एनटीए का सिलेबस देखना है, नोट्स ऑफिस नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं, आंसर की रिलेटेड मटेरियल्स। एंड एनटीए की वेबसाइट पे भी हमारे जो मॉक टेस्ट है ना वो पड़े रहते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने विजन जेआरएफ से मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा था। ठीक है, ये जो चैनल है ना विजन जेआरएफ, डेफिनेटली इट इज वेरी गुड चैनल। मैंने इससे बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, विजन जेआरएफ, जेआरएफ अड्डा। अपनी यूनिवर्सिटी से जो ममता मैम है उनसे मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, विजन जेआरएफ से। मैंने कम्युनिकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड सिमरा मैम से पढ़ा हुआ है, और जो हमारा शिव सर है उनसे पढ़ा हुआ है इन्वायरमेंट। हायर एजुकेशन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये फ्री रिसोर्सेस थे जिनको मैंने बहुत पढ़ा है। जेआरएफ अड्डा से मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया थी मैम से। और डेफिनेटली मैं कहूंगी कि इनसे पढ़ने के बाद मेरा एक भी क्वेश्चन बहुत नहीं हुआ था। अगर जो मैं पढ़ के गई हूँ ना वो हुआ जरूर है। तो पेपर वन के लिए तो मुझे ये सोचना इनफ लगे कि अगर इनसे मैं पढ़ के गई हूँ तो हाँ हो जाएगा definitely। उसके बाद आ जाता है कि 3 आवर्स का एक प्लान बना सकते हैं कि पेपर वन को 24 घंटे में से 3 आवर्स तो दे ही सकते हैं ना। तो 45 मिनट्स हम कॉन्सेप्ट के लिए अगर दे दिए हैं, तो 60 मिनट्स हमें पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज मुझे मॉक्स हो तो उनके लिए दे दिया। फिर हमारे कहाँ पे रॉन्ग हुए क्वेश्चंस उनके लिए भी हमें एनालाइज करने के लिए 30 मिनट्स एटलीस्ट देना चाहिए। देन 30 मिनट्स फॉर रिवीजन एंड 15 मिनट्स फॉर क्विज। ऐसे जो क्विज होते हैं उनको फिर से सॉल्व करने के लिए। तो ये कुछ डेली आवर का प्लान हो सकता है कि मतलब एक ये मैं आइडिया दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि किसी को जल्दी समझ में आ रहा है तो जरूरी नहीं आप 3 घंटे ही पढ़ो। आप 2 घंटे में भी इसको कर सकते हो कवर, जरूरी नहीं है 1.5 घंटे में भी कर सकते हो कवर। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है। फिर आ जाता है हमारा 30 डे पीवाईक्यू स्प्रिंट। ये मतलब मैंने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बताया है कि यूनिट 1 से 4 तक आप डे 1 to 30 कर सकते हो, डे 1 to 10 कर सकते हो, 11 to 20 डेज में आप 5 to 8 कर लो। लेकिन इसको आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो जब आपको जैसा सही लगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। पीवाईक्यू से ही सक्सेस मिलेगी, पीवाईक्यू ही हमारा रामबाण बनेगा। एकदम बुक के लिए पीवाईक्यू से ही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मॉक स्ट्रेटेजी। तो मॉक टेस्ट देते रहना है, प्रोवाइड भी देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, यही हमारा स्ट्रेटेजी रहता है। तो 7 मिस्टेक्स दैट डिस्ट्रॉय पेपर वन स्कोर्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। पहला मिस्टेक, वॉचिंग लेक्चर्स सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्या मतलब है इसका? लेक्चर्स नहीं देखने हैं, सॉल्विंग क्वेश्चंस करना है। तो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे उससे पहले लेक्चर नहीं देखने हैं। लेक्चर बाद में देखने हैं कहाँ पे क्या रॉन्ग हुआ, उसके बाद लेक्चर देखते हैं। चेंजिंग रिसोर्सेज एवरी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हर हफ्ते आप अपने रिसोर्सेज बदल रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो रिवाइज कभी नहीं होगा, कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिसोर्सेज में ही अटकते रह जाओगे। तीसरा, पीवाई को नहीं छोड़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो आपको पीवाई किस तो उनको छोड़ के आपने केवल थ्योरी पे फोकस किया, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। फोर्थ, 100 पेजेस के नोट नहीं बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको महारत हासिल करनी है हर यूनिट में। आपको अपना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप हर यूनिट के जो आप 100 पेजेस के नोट्स बनाते रखो, बिल्कुल नहीं। एग्जाम पे नोट्स बनाने हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जो प्रोवाइड में आया है कॉन्सेप्ट उसी को पढ़ना है। ठीक है, फिर रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है, डीआई को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिक्स आते हैं एकदम से इजी आते हैं। 6th 7th 8th की मैथ्स आती है, इसको अगर इग्नोर कर दूंगा ना आपका 10 नंबर ऐसे ही चले जाएगा, 10 या 20 नंबर जाएगा आपका। 5 क्वेश्चन डीआई का और 5 क्वेश्चन तो रीजनिंग मैथ्स से आ ही जाता है। फिर टेकिंग मॉक्स बट नॉट एनालाइजिंग देम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने मॉक्स दिया उसको एनालाइज नहीं किया। अगर आप अपनी एरर ही पॉइंट आउट नहीं करोगे तो आप उस पर वर्क कैसे करोगे? तो ऐसा नहीं करना। रिवाइजिंग ओनली इन द लास्ट 7 डेज, एकदम गलत बात है। लोग क्या कहते हैं कि पूरा टाइम पढ़ते रहेंगे, थ्योरी पढ़ते रहे ना क्यूआईटी लगाया ना मॉक लगाया, और लास्ट के 7 डेज में फिर रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है उस पर रिवाइजन का दिन है।
सारा रिवाइज कर लो। इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है, ठीक है। फिर मेरे रिकमेंडेड फ्री रिसोर्सेज वर्क, जैसे एनटीए का भी बताया था मैंने, एनटीए का आप कंफर्म सिलेबस कर लीजिए, यूनिवर्सिटी के देख लीजिए, जेआरएफ डेटाबेस, जेआरएफ योर नोटबुक, की सारी चीजें देख सकते। क्या क्या याद रखना है फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। पीवाईक्यू सबसे पहले देखना है, केडी हमारी सेकेंडरी है। वन सोर्स पर टॉपिक, हर टॉपिक का एक ही सोर्स होना चाहिए, बार बार अलग अलग सोर्सेस को नहीं देखना है। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए रिवीजन करना है। मॉक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि मॉक दे दिया और फिर एनालाइज नहीं किया। रिवीजन का एक सिस्टम बना लेना है, पैनल देके नहीं देना है। ओके, तो ये मेरी एक बेसिक स्ट्रेटेजी थी, जिससे जो पेपर वन है उसमें आप 50 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन तक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।